हरिशंकर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने पोषण के बारे में समझाया था आपको और कितने पोषक तत्व हैं उनके बारे में आपने समझा था। ठीक है, इस वीडियो में हम शुरू करते हैं पोषण के प्रकार कि पोषण क्या प्रकार से होते हैं। तो मैं बता दूं, बहुत ही आसान टॉपिक है कि पोषण इस दुनिया में केवल दो ही प्रकार से होता है। कितने प्रकार से पोषण होता है? तो दो प्रकार से। एक होता है स्वपोषण, एक क्या होता है? स्वपोषण, और दूसरा होता है विषम पोषण। कौन सा पोषण होता है? तो विषम पोषण, और इसी विषम पोषण को ही हम लोग कह सकते हैं पर पोषण। तो आपने जाना कि इस दुनिया में कितने प्रकार के पोषण होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण और एक दूसरा होता है विषम पोषण। और बात यह आती है कि जो विषम पोषण है वह कई प्रकार से होता है। जैसे अब विषम पोषण में कई प्रकार से नहीं होता है, सिर्फ ये विषम पोषण है। लेकिन हम ये जान लेते हैं कि जिन जीवों में स्वपोषण होता है उन जीवों को हम कहेंगे स्वपोषी जीव, और जिन जीवों में विषम पोषण होता है, पर पोषण होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? विषम पोषी जीव। तो इस आधार पे अगर स्वपोषियों को हम बांटें तो इसमें जो स्वपोषी जीव हैं वह कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं कि स्वपोषी जीव केवल पेड़ पौधे या फिर वनस्पतियों को हम लोग शामिल करते हैं। पेड़ पौधे और वनस्पतियां, इनको हम लोग क्या कहते हैं? तो इनको हम लोग कहते हैं स्वपोषी जीव। इनको क्या कहेंगे? स्वपोषी जीव कहेंगे। आइए जान लेते हैं कि आखिर इन्हें स्वपोषी क्यों कहते हैं। देखिए, सीधा सा उदाहरण ये है कि जिस तरह से हम लोग अनाज खाते हैं, दाल खाते हैं, फिर इसके बाद मांस खाते हैं, दूध खाते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि जो भी हम फल फूल, मांस, मछली, दूध, अनाज और मसाला, तेल, ये सब भी जो हम खाते हैं, ये क्या हमारे शरीर में खुद बनता है? बिना किसी जीव के द्वारा ये प्राप्त हो जाता है? ऐसा नहीं है। आपको दूध लेना है तो गाय भैंस से दूध लेते हैं आप। मांस के लिए आप चिकन लेते हैं या फिर बकरा लेते हैं, ठीक है। और तेल के लिए आप सरसों लेते हैं, सोयाबीन लेते हैं। उसी प्रकार से तो ये विभिन्न प्रकार के जीव हैं और उनसे ही आप ये सभी उत्पाद प्राप्त करते हैं। आप खुद नहीं ये सब बना पाते किसी भी दूसरे जीव पर बिना आश्रित रहे, ठीक है। तो इसलिए जिन जीवों में अपने भोजन करने की क्षमता या फिर अपने पोषण की क्षमता खुद होती है, वो किसी जीव पर निर्भर नहीं होते, आप उनमें कहेंगे स्वपोषण होता है। और जो जीव स्वपोषण करते हैं उनको हम कहते हैं स्वपोषी जीव, और ये है पेड़ पौधे। आइए देख लेते हैं कि क्यों हम पेड़ पौधों या फिर हरे पेड़ पौधों, वनस्पतियों को हम क्यों स्वपोषी जीव कहेंगे। जानते हैं, पहली बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ पौधा आपने यहां देख लिया, ठीक है। एक पेड़ है और उसमें कई सारी पत्तियां भी निकली हुई हैं, ठीक है। कई सारी उसमें क्या निकली हुई है? तो आप कहेंगे उसमें कई सारी पत्तियां भी निकली हुई हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। जब उसमें पत्तियां निकली हुई हैं तो पत्तियों के द्वारा क्या होगा? बिल्कुल अच्छी बात है कि पत्तियों के द्वारा क्या होता है पेड़ पौधों में। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है पत्तियों में? क्लोरोफिल। और यहां पर है सूर्य भगवान, और ये अपना प्रकाश दे रहे हैं। और ये जब अपना प्रकाश दे रहे हैं तो ये प्रकाश अब कहां जाएगा? तो पत्तियों पर जाएगा, पेड़ पौधों में। इसके बाद वायुमंडल से ये ग्रहण करते हैं CO2। फिर इसके बाद जड़ों से ये ग्रहण करते हैं जल और प्लस खनिज लवण। जल और खनिज लवण ये ग्रहण करेंगे कहां से? मिट्टी से। ये मिट्टी से जल और खनिज लवण ग्रहण करेंगे। पत्तियों से, वायुमंडल से CO2 ग्रहण करेंगे। और सूर्य से क्या ग्रहण करेंगे? तो यहां से प्रकाश ग्रहण करेंगे। सूर्य से क्या लेंगे? प्रकाश लेंगे। अब ये हमको बताइए, ये पेड़ पौधा है, यह जीव है एक, लेकिन क्या प्रकाश एक जीव है? नहीं। क्या CO2 एक जीव है? नहीं।
क्या जल और खनिज लवण कोई जीव है? नहीं, लेकिन इन सब का संयोग करके यह पौधा क्या है, अपने लिए भोजन बना लेगा। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? बिना किसी जीव पर आश्रित हुए आप अपना भोजन बना पाते हैं? आप नहीं कर पाते ये सब। तो जो पेड़ पौधा आप देखते होंगे वह सूर्य के प्रकाश, CO2, जल एवं खनिज लवण से अपना भोजन बना लेते हैं। और आपको अगर याद हो तो इनके भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वह एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से होती है। और उसमें किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले H2O की जरूरत पड़ती है, प्लस CO2 की जरूरत पड़ती है। फिर इसके बाद पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल क्या करता है? तो यह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करेगा। कौन? तो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कौन करता है? तो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? तो पौधे के हरे भागों में या फिर पत्तियों में। अब इतना काम हो जाने के बाद आखिर होगा क्या? तो इन सभी का, यहां जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, अब क्या होगा? प्रकाश अपघटन। मतलब प्रकाश के माध्यम से ये आपस में से टूट जाएंगे, अलग अलग परमाणु अलग अलग हो जाएंगे। और इसके बाद अब इनके संयोग से क्या बनेगा? तो इनके संयोग से बनता है C6H12O6 प्लस O2 बनती है। ठीक है, मतलब ये रहा पौधों का भोजन। और भोजन क्या है? तो ये ग्लूकोज है। मतलब पौधे जब भोजन बनाते हैं उस समय क्या निर्मित होता है? तो उस समय निर्मित होता है ग्लूकोज। इसके साथ साथ और क्या निर्मित होता है? तो उसके साथ साथ और निर्मित होती है ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब पौधा अपने लिए भोजन बनाया, लेकिन किसी भी जीव पर यह आश्रित नहीं है। इसलिए इसमें कौन सा पोषण हो रहा है? तो स्वपोषण हो रहा है। और स्वपोषण जिस जीव में होता है हम उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। और स्वपोषी जीव कौन कौन से होते हैं? तो हरे पेड़ पौधे और वनस्पतियां स्वपोषी जीव होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप यह पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि स्वपोषण क्या होता है और स्वपोषी जीव क्या होते हैं। आइए अब बारी है विषम पोषी जीव की, या फिर विषम पोषण समझने की बात आती है। तो हम इसे समझ लेते हैं, बहुत ही आसान भाषा में आप समझेंगे। आप कहेंगे कि सर मेरा अब तक का जो भी डाउट था वह समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि सर आपने बहुत बढ़िया से समझा दिया, अब हम कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए विषम पोषण समझ लेते हैं। मतलब ऐसे जीव जो पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, उन जीवों को हम कहते हैं क्या? विषम पोषी जीव। लेकिन यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया कहलाती है विषम पोषण। आइए जान लेते हैं कि विषम पोषण आखिर है क्या। तो जैसे मान लीजिए कि एक घास है और एक घास को खाने वाला कौन है? तो इसको खा रहा है एक टिड्डा। कौन खा रहा है भैया? तो इसको एक टिड्डा खा रहा है। ठीक है, और इस टिड्डे को अब एक जीव है जिसे हम कहते हैं मेढक। क्या कहते हैं इसे? तो ये है मेढक। और इस जीव को खाने वाला जो है वह मेढक है। फिर इसके बाद इस मेढक को भी खाने वाला है सर्प। इस मेढक को खाने वाला कौन है? तो इस मेढक को खाने वाला है सर्प। कहेंगे बहुत अच्छी बात है, आखिर इतना आप हमको बता क्यों रहे हैं? तो जानते हैं हम क्या जवाब देंगे कि देखिए ये सभी जीव हैं। ये सभी क्या है? जीव है। और जिनमें जो घास है यह स्वपोषी जीव है। क्यों? क्योंकि यह जो घास अपने लिए भोजन बनाएगी तो यह घास हरी है और यह सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण के संयोग से यह अपने लिए ग्लूकोज अथवा भोजन का निर्माण कर लेगी। इसके बाद जो टिड्डा है, क्या यह टिड्डा खुद भोजन बनाएगा? तो यह टिड्डा खुद भोजन नहीं बनाएगा। यह किसे खाएगा? तो यह स्वपोषी यानी घास को खाएगा। और अब देखिए यह जीव अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर है,
इसलिए हम कहेंगे कि यह कौन सी क्रिया हो रही है, तो विषम पोषण की क्रिया हो रही है। और विषम पोषण की क्रिया जिस जीव में पाई जाती है हम उसे विषम पोषी या परपोषी जीव कहते हैं। तो टिड्डा एक प्रकार का क्या है, तो विषम पोषी जीव है। ठीक है, यह टिड्डा घास को खा रहा है और इस टिड्डे को कौन खाएगा, तो इस टिड्डे को मेढक खाएगा और इस मेढक को अब कौन खाएगा, तो इस मेढक को सर्प खाएगा। फिर इसके आगे यह श्रृंखला और आगे तक चली जाएगी जिसमें कि सर्प को बाज या मोर खाएगा। तो इस तरह की बातें आपने समझ लिया कि कैसे कौन सा जीव विषम पोषी है और कैसे कौन सा जीव स्वपोषी है। मतलब जब कोई जीव अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है तो उसमें विषम पोषण होता है और वह जीव क्या कहलाता है, तो वह जीव कहलाता है विषम पोषी जीव। तो मैंने बताया कि पोषण के प्रकार में पोषण कै प्रकार का होता है, तो क्या जवाब देंगे आप, बोलिए स्वपोषण, बोलिए विषम पोषण, और बोलिए कि जिस जीव में स्वपोषण की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। उसे बोलिए क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और जिस जीव में विषम पोषण की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम पोषी कहेंगे। और ध्यान देते हैं कि आखिर यह जो विषम पोषण है इसमें हमने देखा कई प्रकार के जीव हैं, जैसे टिड्डा है, मेढक है, सर्प है, सब एक ही श्रृंखला में जुड़े हुए थे। आखिर हम उनको कहते क्या है। ठीक है, तो विषम पोषण में सबसे पहले नंबर पे जो जीव का नाम आता है वह जीव है शाकाहारी जीव। कौन सा जीव है, तो शाकाहारी जीव। और जो शाकाहारी जीव है, जैसे आप कह लीजिए टिड्डा, टिड्डा के बाद आप कह लीजिए गाय, भैंस, ये सभी क्या है, शाकाहारी जीव है। हिरन, ये सभी क्या है, तो शाकाहारी जीव है। ओके, बात कंफर्म हो गई। अब इन शाकाहारियों को जो खाएंगे उन्हें आप क्या कहेंगे, तो उन्हें आप कहेंगे मांसाहारी जीव। उन्हें आप क्या कहेंगे, मांसाहारी। मतलब जो दूसरा जीव है वह है मांसाहारी। और मांसाहारी में आप किसे किसे रखेंगे, तो अब यहां पर आप कुत्ते को रख सकते हैं, बिल्ली को रख सकते हैं। ठीक है, तो इत्यादि क्या है, ये मांस खाते हैं। आप कहेंगे कि सर ये तो मांस के अलावा दूध दही भी खाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये मांस खाते हैं तो आप इन्हें मांसाहारी भी कह सकते हैं। ये सर्वाहारी में भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इनको उदाहरण ले सकते हैं। फिर इसके बाद आप मेढक को रख लीजिए। मेढक को रखने के बाद आप शेर को रख लीजिए, चीता को रख लीजिए। ये सभी क्या है, तो मांसाहारी जीव है। इसके बाद जो नंबर आता है वह आता है नंबर सर्वाहारी का। किसका नंबर आता है, तो सर्वाहारी का। और ध्यान देंगे कि सर्वाहारी जीव क्या करेगा, तो यह स्वपोषियों और विषम पोषियों दोनों को खाता है। यह स्वपोषियों और विषम पोषियों दोनों को खाता है। मतलब स्वपोषी किसे कहेंगे, विषम पोषी किसे कहेंगे, तो जिन जीवों में स्वपोषण की विधि पाई जाती है, मतलब वो अपने आप से पोषण कर लेते हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे, स्वपोषी जीव कहेंगे। जैसे पेड़ पौधे या फिर वनस्पतियां। और दूसरे जो जीव किसी दूसरे जीव पर अपने पोषण के लिए निर्भर होते हैं आप उन्हें विषम पोषी जीव कहेंगे। ठीक है, तो जो जीव स्वपोषियों और विषम पोषियों, मतलब जो पेड़ पौधों वनस्पतियों के साथ साथ शाकाहारी और मांसाहारी इतने जीवों को भी खाते हैं, आप उन्हें कहेंगे सर्वाहारी। मतलब वो किसी भी पेड़ पौधे का पत्ती, जड़, तना, फल, फूल ये सब तो खाएंगे ही, साथ में किसी शाकाहारी जीव को भी खाएंगे। जैसे वह बकरी भी खाएगा, वह फल भी खाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मनुष्य के बाद कुत्ता बिल्ली को आप इसमें रख सकते हैं। इसके बाद भालू को भी रख सकते हैं। भालू के बाद कौवा को भी रख सकते हैं आप, क्योंकि भालू आप सुने होंगे कि भालू शहद भी खाता है। ठीक है, भालू शहद भी खाता है। कौवा
कोई फल भी खा लेता है। मतलब गांव में अगर आप कोई फल खा रहे हैं, कोई मीठा फल है, बढ़िया फल है, तो उसको कौवा खा लेता है, ठीक है। या फिर देखेंगे तो कौवा जो बरगद का पेड़ होता है उसका भी फल खा लेता है। तो इत्यादि सारी बातें हैं जो मतलब ऐसे जीव जो वनस्पतियों पेड़ पौधों पर निर्भर होने के साथ साथ वह मांस पर भी निर्भर होते हैं, आप उन्हें सर्वाहारी जीव कहते हैं। फिर अगला नंबर आता है मृतोपजीवी का। अगला नंबर किसका आता है? तो यह आता है मृतोपजीवी का। मतलब ऐसे जीव जो मृत जीवों को खाते हैं, आप उन्हें कहते हैं मृतोपजीवी जीव। उन्हें कहेंगे क्या? मृतोपजीवी। मतलब जैसे गिद्ध हो गया और इसके बाद कौवा हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या है? मृतोपजीवी, या फिर इन्हें अपमार्जक भी कहा जाता है। मतलब जो सड़े गले जीवों को या फिर जो जीव मर गए हैं उनको खाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी या फिर अपमार्जक भी इन्हें कहा जाता है। मृतोपजीवी या फिर अपमार्जक, ठीक है। मृतोपजीवी या फिर अपमार्जक, इनमें आप किसे शामिल कर सकते हैं? तो इनमें आप गिद्ध को शामिल कर लीजिए, ठीक है। गिद्ध को आप शामिल इसमें कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो आपने समझा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतोपजीवी, और एक और बचा हुआ है जिसको आप कहेंगे परजीवी। उसको आप क्या कह सकते हैं? तो परजीवी। हम इसको मिटा दे रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को आप फिर से बैक करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला अगर हम विषमपोषी जीव के बारे में बात करें तो अगला विषमपोषी जीव आता है परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? तो परजीवी जीव को हम क्या कहेंगे? तो ध्यान दीजिए, ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर पर लंबे समय तक या फिर अपने पूरे जीवन काल तक रह करके पोषण प्राप्त करता है और पोषक को हानि पहुंचाता है। दो बातें हैं। मतलब अगर जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर लंबे समय तक रहता है, वहां से अपने लिए भोजन प्राप्त करता है और साथ ही वह जिसके शरीर पर रहता है उसको हानि पहुंचाता है, हाँ, आप उसे क्या कहेंगे? परजीवी। और परजीवी में आप रख लीजिए जोंक को, ठीक है। परजीवी में आप रख लीजिए जोंक को, ठीक है। ये परजीवी है। इसके बाद एक और होता है एंट अमीबा जिंजिवेलिस। एंट अमीबा जिंजिवेलिस। आप में जो पायरिया रोग होता है तो आपके मसूड़े में यानी जिंजिवा में जो परजीवी पाया जाता है उसके कारण से आपके मसूड़े से मवाद आने लगती है, ठीक है। तो वह होता है एंट अमीबा जिंजिवेलिस। यह एक प्रकार का परजीवी है जो आपके शरीर पर लंबे समय तक रहेगा लेकिन आपको हानि भी पहुंचाएगा, तो इसलिए आप क्या कहेंगे? यह परजीवी है। फिर इसके बाद आप जू कह लीजिए, फिर इसके बाद आप किलनी कह लीजिए। ये क्या है? तो ये है परजीवी, ठीक है। परजीवी के साथ साथ एक और संबंध आता है सहजीवी का। एक संबंध किसका आता है? सहजीवी का। सहजीवी का मतलब यह हुआ कि यह बिल्कुल ठीक परजीवी के जैसा ही रहेगा, लेकिन परजीवी पोषक को हानि पहुंचाता है लेकिन सहजीवी पोषक को हानि नहीं पहुंचाता है। जैसे आपके आंत में एक पाया जाता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, सॉरी एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा कोलाई पाया जाता है आपकी आंतों में, और आपकी आंतों में जो भोजन होता है वह सड़े गले भोजन को या फिर सड़े गले भोजन नहीं होते हैं। आपकी आंतों में जैसे जो बड़ी आंत है वहां पर छोटी आंत से भोजन जब पच जाता है उसके बाद वहां बड़ी आंत में जाता है तो वहां पर यह एंट अमीबा कोलाई पाया जाता है, जो क्या करता है? तो जो अब तक भोजन नहीं पचा था उसको फिर से पचाता है, ठीक है, और यह उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। मतलब यह एक तरीके का अपघटन का काम करता है, उसको पचाने का काम करता है और वहां से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो जो भोजन नहीं पचा था आपके शरीर में उसको पचाने का काम कर रहा है, तो क्या यह आपके लिए नुकसानदायक है? नहीं, नुकसानदायक नहीं है। अगर यही आपकी आंतों को घाव करता तो एक एंट अमीबा का नाम हम एक और जानते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका।
वह क्या करता है, तो वह आपके आंतों में घाव कर देता है, जिसके कारण से आपके पेट में मरोड़ होने लगती है। और जब आपके पेट में मरोड़ होने लगती है, ठीक है, तो आपके पेट में जब मरोड़ होने लगती है तो उससे क्या होगा, तो उससे आपको पेचिश पड़ जाती है, ठीक है। तो इस कारण से वह आपके लिए कौन सा हुआ, तो वह परजीवी जीव हुआ, ठीक है। और दूसरा जो हम सहजीवी के बारे में बता रहे हैं, तो जो सहजीवी जीव है उसमें वह आपके शरीर पर लंबे समय तक तो रहेगा, लेकिन क्या वह आपको नुकसान देगा, नहीं, आपके शरीर को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं देगा, तो उसे हम कहेंगे सहजीवी, ठीक है। फिर इसके बाद एक और होता है सहभोजी। सहभोजी, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। अगर आप इस वीडियो को बढ़िया से देख लेते हैं तो इन फ्यूचर आप पूरी लाइफ में कभी भी परजीवी, सहजीवी और सहभोजी को नहीं भूल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो सहभोजी क्या होता है, सहजीवी और सहभोजी दोनों तो लग रहा है एक ही जैसे है, लेकिन एक जैसे नहीं, थोड़ा सा अंतर है। ध्यान दीजिए, आपने भैंस को कभी चराया है खेतों में, नहीं चराया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप सुने होंगे कि भैंस जब चरती है तो उसके साथ में बगुला रहता है या फिर मैना रहती है। तो आप कहेंगे सर बगुला उसके साथ में रहता है, उसको भैंस को नुकसान भी नहीं देता है, और भैंस के शरीर से वह किलनी भी नहीं खाता है। वह क्या नहीं करता है, तो किलनी भी नहीं खाता है। तो मतलब बगुला भैंस के शरीर पर रहता है, लेकिन क्या उससे उसे कुछ हानि है, तो उसे कोई भी हानि नहीं है। फिर इसके बाद वहां पर मैना पक्षी रहता है, क्या भैंस को उससे मैना से हानि है, नहीं है, लेकिन ये दोनों ही भैंस के साथ में रह करके ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए आप इन्हें किस श्रेणी में रखेंगे, तो इन्हें आप रखेंगे सहभोजी की श्रेणी में। मतलब भैंस के साथ साथ रह करके भोजन प्राप्त करना, यह क्या कहलाता है, तो यह सहभोजी जीव है, जो पोषक को न तो नुकसान पहुंचाते हैं और न ही पोषक के शरीर से कुछ लाभ प्राप्त करते हैं, बल्कि पोषक के शरीर से बाहर से, मतलब जैसे भैंस अगर चल रही है तो उससे जितने घास में से कीड़े कीट पतंग उड़ेंगे उनको खाते हैं कौन, बगुला और मैना। तो यह बात रही परजीवी, सहजीवी और सहभोजी की। इसके बाद एक लास्ट और बचा हुआ है, इसमें अब लास्ट में आ जाता है अपघटक। कौन आता है, अपघटक। अब आप क्या कहेंगे कि अपघटक क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप भोजन करते हैं, ठीक है, जब आप भोजन करते हैं, फिर इसके बाद जब आप भोजन करते हैं तो वह पच जाता है, और पचने के बाद जो भी मल है उसका, या फिर जो आपके शरीर में पच नहीं पाया, वो आप शरीर से बाहर मल परित्याग कर देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, जब आप मल परित्याग करेंगे तो उसमें बहुत सारे मतलब कीट पड़ जाते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जो उसे जितना भी उसमें अलग अलग तत्व होते हैं सब अलग अलग कर देते हैं। या फिर आप कह लीजिए, जब कोई भी पेड़ पौधा सड़ने लगता है तो उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया वहां उपज जाते हैं। इसके बाद उसके जो पेड़ पौधा है उसकी एक जटिल संरचना होती है उसके शरीर की, और जितने भी तत्व हैं सबको अलग अलग। जैसे मान लीजिए आपके शरीर का निर्माण प्रोटीन से हुआ है, और प्रोटीन का मतलब उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, जिंक भी है, मतलब इतने बहुत प्रकार के तत्वों से मिलकर के प्रोटीन बनता है। मतलब आपके जो शरीर की संरचना है वह एक बहुत जटिल संरचना है, जटिल रासायनिक संरचना है। तो आपके शरीर का निर्माण जितने तत्वों से हुआ है, अगर आपको मतलब आपकी डेथ हो जाने के बाद जो बैक्टीरिया लगेंगे अलग अलग अगर वह कर देते हैं, मतलब वह कार्बन को अलग, हाइड्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग, मतलब उससे कोई एक यौगिक नहीं बनाएंगे, उससे मतलब जो भी आपका शरीर है उसमें जितने तत्व हैं सबको अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग करने वाले जो जीव होते हैं उन्हें आप अपघटक कहते हैं। और अपघटक में कौन आता है, तो अपघटक में आते हैं जीवाणु, जीवाणु के बाद आते हैं फफूंद। फफूंद का मतलब ये हुआ कि आप उनको कवक कह लीजिए, और कवक में कौन आता है, तो मशरूम, मशरूम। फिर इसके बाद केंचुआ। तो
इत्यादि सभी अपघटक की श्रेणी में आते हैं। आपने समझ लिया कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो आप बताएंगे दुनिया में केवल 2 ही प्रकार का पोषण है, एक है स्वपोषण और एक है विषम पोषण। और स्वपोषी जीव किसे कहते हैं? तो जिन जीवों में स्वपोषण की क्रिया होती है उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, जिनमें विषम पोषण की क्रिया होती है उन्हें हम विषम पोषी जीव कहते हैं। ठीक है, अब स्वपोषी में किसे किसे रखते हैं? तो हरे पेड़ पौधे और वनस्पतियों को रखा जाता है। विषम पोषी जीवों में, तो विषम पोषी जीवों में आपने 8 प्रकार के जीवों को देख लिया। पहला आपने देखा शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, सर्वाहारी, सर्वाहारी के बाद आपने अपमार्जक या फिर मृतोपजीवी देखा, फिर इसके बाद परजीवी, सहजीवी, सहभोजी, इसके बाद आपने देख लिया अपघटक। तो इत्यादि सभी जो बातें थी यह पोषण के प्रकार में शामिल थी और इसको आप हमें लगता है कि बेहतर तरीके से सीख चुके होंगे और यह आपको कभी नहीं भूलने वाली बीमारी है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। बस एक पॉइंट और बचा हुआ है, इसमें है संतुलित आहार और कुपोषण। संतुलित आहार और कुपोषण। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संतुलित आहार क्या है, बैलेंस्ड डाइट क्या है। संतुलित आहार, मैं आपको बता दूं कि आप जब भोजन करते हैं तो उसमें बहुत प्रकार के पोषक तत्व शामिल होते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि हम जब भोजन करते हैं उसमें प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं, जल लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं और विटामिन लेते हैं। ठीक है, और सबकी अपनी अपनी जरूरत है आपके शरीर में। और संतुलित आहार का मतलब ये हुआ कि जितनी आपके शरीर को जितने मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत है, जितने अनुपात में पोषक तत्वों की जरूरत है, अगर आप कोई ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हैं जो आपके शरीर को चाहिए, तो वह आहार जो कहलाता है, वह भोजन कहलाता है, वह संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, और यह होता है सुपोषण। यह क्या होता है? सुपोषण। और एक होता है कुपोषण। कुपोषण का मतलब यह हुआ कि और एक आप कोई असंतुलित आहार ले रहे हैं। असंतुलित आहार का मतलब यह हुआ, असंतुलित आहार। असंतुलित आहार से तात्पर्य यह है कि जब आप कोई ऐसा आहार लेते हैं जिनमें एक या फिर एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो। जैसे मान लीजिए कि कोई आप ऐसा आहार ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा 0 है, आप कोई ऐसा आहार ले रहे हैं जिसमें खनिज लवणों की मात्रा 0 है, तो वह कैसा आहार होगा? तो वह असंतुलित आहार होगा। और यह पोषण क्या कहलाएगा? तो यह सुपोषण नहीं होगा, यह कुपोषण होगा। और कुपोषण की वजह से कुछ बीमारियां भी होती हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कि बच्चों में एक बीमारी पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं मैरेस्मस। क्या कहते हैं? मैरेस्मस कहते हैं। मैरेस्मस को हम सूखा रोग भी कहते हैं। और सूखा रोग का मतलब जब बच्चा 4 या 5 वर्ष का रहता है तो उसके शरीर में वृद्धि का कार्यक्रम चल रहा होता है, मतलब उसका शरीर अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। और इसके बाद जब बढ़ना शुरू होता है तो शरीर का निर्माण कौन सा पोषक तत्व करेगा? प्रोटीन करेगा। मतलब जब प्रोटीन की आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो आपके शरीर का जो निर्माण है वह रुक जाएगा कि चलता रहेगा? तो आप कहेंगे कि जब शरीर प्रोटीन से ही बनता है और अगर हम बॉडी को अपने प्रोटीन नहीं देंगे तो क्या हमारा शरीर अब बनेगा? नहीं, अंग नहीं बन पाएंगे। ठीक है, न प्रॉपर तरीके से आपके शरीर का विकास हो पाएगा। तो उसे मैरेस्मस या फिर सूखा रोग का भी नाम दिया जाता है। और यह किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो यह प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, तो इत्यादि आपने समझ लिया कि पोषण कितने प्रकार का होता है। फिर इसके बाद संतुलित आहार क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, और असंतुलित आहार कुपोषण क्या है, और कुपोषण से होने वाली बीमारियां क्या हैं, ये सब आपने समझ लिया। फिर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि हमारे शरीर में जो पोषण होता है या फिर किसी भी जंतु के शरीर में जो पोषण होता है उसमें कितने पद शामिल होते हैं, मतलब कितने स्टेप्स में पोषण का काम पूरा हो जाता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मित्रों। अगली वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, हम जरूर आपको नई वीडियो देंगे और बहुत जल्दी प्रदान कराएंगे। तब तक आप जो हम एक रविंदर सर आ गए हैं तो उनसे हम आपकी मैथ की क्लास लगवा देते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद।